फ्रेंड्स, आज की कहानी है जहरीली औरत भाग 7। बुखार में तड़पती कनक अनाप शनाप बड़बड़ाने लगी। नाइट ड्यूटी वाले भी 12 बजे तक अंतिम राउंड लगाकर स्टाफ रूम में बैठे थे। किसी मरीज को कोई समस्या होती तो उसके साथ वाले जाकर स्टाफ रूम में बता देते, लेकिन कनक तो अकेली थी। कनक अब ज्यादा परेशान हो गई तो हिम्मत करके रौनक के वार्ड में गई। उसे जगाया और अपने फीवर की बात कही। रौनक के पास उसकी माँ सोई हुई थी। वो चुपचाप उठा और स्टाफ रूम में बैठे मेल नर्स को कनक की हालत बताई। कंपाउंडर के आने तक कनक बेहोशी की हालत में पहुंच गई। कंपाउंडर ने जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाया और रौनक को धन्यवाद बोलकर चला गया। इंजेक्शन के कारण कनक भी सो गई। रौनक काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। कनक इंजेक्शन के कारण सो गई, लेकिन फिर रौनक नहीं सो पाया। वो अपने बेड से खड़ा होकर उसके पास जाकर पास ही रखे एक स्टूल पर जा बैठा। रौनक ने कनक के माथे पर अपने रुमाल को भिगो कर रखा। समय समय पर उसे गीला करता रहा। सुबह 5 बजे जब डॉक्टर का राउंड उस वार्ड में हुआ तो रौनक ने उसकी हालत के बारे में बताया। उसका फीवर कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने रौनक से कहा, आपने बहुत अच्छा किया ठंडे पानी की पट्टी रखकर फीवर नियंत्रित करने की कोशिश से इस फीवर का असर दिमाग पर नहीं हुआ। रौनक की मां ने सुबह जब बेड देखा तो वह खाली था। काफी समय तक जब रौनक नहीं आया तो उन्हें चिंता हुई। दरवाजे से ही रौनक कनक के पास खड़ा दिख गया। उसकी मां क्रोधित हो उठी। उन्होंने रौनक को आवाज दी, रौनक बेटे इधर आओ। रौनक अपनी मां के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, थोड़ी बहुत शर्म है क्या? तो इस तरह एक विधवा का दीवाना बना हुआ है। जरूर इस लड़की के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। मैं अभी इस अस्पताल से तुम्हें डिस्चार्ज कराती हूँ। रौनक, अरे मम्मी, ये मेरी सहपाठी है, इसलिए मानवता के नाते थोड़ा बहुत सहयोग करना ही चाहिए। माँ, हो गया तुम्हारा सहयोग, अब घर चलना है और इस कॉलेज में रहने की भी जरूरत नहीं। मुझे नहीं पढ़ाना तुम्हें यहाँ, बस हो गई तुम्हारी ट्रेनिंग। रौनक तमाशा नहीं बनाना चाहता था। उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की, मम्मी प्लीज आप शांत रहिए, जो भी कहना हो शांति से यहाँ से दूर होकर कह लेना। अभी सभी का ध्यान हमारी तरफ ही है। रौनक की इस बात से वो और ज्यादा उखड़ गई। उसी समय दनदनाती हुई डॉक्टर के पास पहुंची और घर जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। डॉक्टर ने रौनक की रिपोर्ट फाइल मंगवाई और कहा, बेशक आप अपने बेटे को ले जा सकती हो। घाव ठीक हो चुके हैं, केवल दांतों की समस्या है जिन्हें आप बाद में भी फिक्स करवा सकते हैं। इस संबंध में आप किसी भी डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हो। रौनक माँ के जाते ही कुछ सोचने लगा। उसकी माँ वापस आकर बोली, अभी 1 घंटे में हमें यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। रौनक ने कोई जवाब नहीं दिया। रौनक अपने बेड पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे सर भारी लगने लगा। उसने अपने सर को दबाना शुरू किया। उसकी माँ समझ रही थी यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसलिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। रात में ढंग से सो नहीं पाने के कारण उसे सरदर्द महसूस हुआ। ऐसा नहीं था, बल्कि उसे सर्दी लगने लगी और पूरा शरीर थरथराने लगा। आधे घंटे बाद उसे बुखार ने जकड़ लिया। रौनक को उसकी माँ ने स्पर्श किया तो उसका बदन तप रहा था। 1 घंटे बाद वो बहुत तेज बुखार के कारण अर्ध बेहोशी में था। रौनक का ब्लड टेस्ट कराया तो उसे डेंगू निकला। अब उसकी माँ की चिंता बढ़ गई। आसमान से गिरे खजूर से अटके वाली स्थिति हो गई। रौनक की हालत देखकर उसकी माँ ने रौनक के पिता को अस्पताल बुला लिया। उधर कनक का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं हो रहा था। कनक के समाचार लेने हेतु मैडम ने एक स्टूडेंट को भेजा था। उसने सारा समाचार बताते हुए कहा कि कनक ठीक नहीं हुई, बल्कि पहले से ज्यादा बीमार है। मैडम ने दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती कराने का निश्चय किया। रौनक के पिता ने रौनक की स्थिति देखकर एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। दोनों फिर से एक ही अस्पताल में पहुंच गए। कनक को एक मरीज द्वारा पता चल गया कि रौनक ने रात भर उसकी देखभाल की थी। डॉक्टर ने भी उसकी सराहना की थी। कनक रौनक से बातें करती, जिससे उसका मन बहल जाता था। रौनक ने अपनी माँ की झिकझिक से परेशान होकर स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक कनक की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक ही मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ शेष जीवन बिताने के लिए राजी हो गई तो मैं बिना किसी की परवाह किए उसका साथ दूंगा। आप बार बार एक ही राग अलापना बंद कर दे। रौनक की माँ ने रौनक की बात सुनकर कुछ भी कहना बंद कर दिया था। वो विद्रोह नहीं चाहती थी। 10-12 दिन बाद दोनों स्वस्थ हो गए। कनक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। वो रौनक में अपना भविष्य देखने लगी। बीमारी और विपदा के समय कोई सहारा होता है तो हिम्मत और बढ़ जाती है। इस बात को कनक अच्छी तरह समझ गई थी। इन 10 दिनों में उसे बहुत कुछ नया अनुभव हुआ था। उसका नजरिया बदल गया था।
कनक को अब अपनी सास निर्मला की चिंता थी। उन्हीं के कारण वो अभी भी रौनक की चाहत को नजरअंदाज कर रही थी। कनक को इतना एहसास हो गया था कि अकेले इस पहाड़ से जीवन को नहीं जिया जा सकता। आज क्लास के सहपाठी एवं प्रिंसिपल मैडम ने पूरा ध्यान रखा था, जिससे वो स्वस्थ हो गई, वरना अकेली कैसे इतने कष्ट सह पाती। परीक्षा शुरू होने वाली थी, उसके बाद 1 माह का अवकाश होने वाला था। सभी अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गए। क्लास में अब सभी कम ही जाते थे, घर पर ही स्टडी करने लगे। प्रायोगिक परीक्षा के साथ सैद्धांतिक परीक्षा भी संपूर्ण हो गई। कनक अपने घर चली गई। कनक ही नहीं बल्कि सभी अपने अपने घर चले गए। निर्मला काफी कमजोर हो गई थी। कनक जानती थी कि रात दिन मेहनत और कर्ज की चिंता ने उसकी सास को कमजोर कर दिया है। कनक उसकी अच्छी तरह से सेवा करने लगी। यदा कदा रौनक का फोन आ जाता था तो कनक बात कर लेती थी। कनक एक दिन गांव में ही कुछ सामान खरीदने गई। वापस आते समय वैसाखी से चलता हुआ प्रशांत मिल गया। प्रशांत ने एक नजर कनक पर डाली और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते भाभी। कनक, नमस्ते देवर जी, कैसे हो? प्रशांत, एक पापी इंसान कैसा हो सकता है? अब तो इसी तरह घिसटते घिसटते जीवन काटना पड़ेगा। कनक कुछ नहीं कह पाई। प्रशांत, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना भाभी, मैं अपनी मर्यादा भूलकर आपके जिस्म की चाहत कर बैठा। कनक, देर आए दुरुस्त आए। प्रशांत एक वो लक्ष्मण थे जो अपनी सीता भाभी को माँ समझते थे। उनके चरणों के अलावा कहीं नजर नहीं जाती थी। एक मैं ऐसा नीच इंसान जो माँ समान भाभी को भोगने को पागल हो रहा था। प्रशांत अपनी आंखों में आंसू भर लाया। कनक ने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे तो क्षमा कर दिया। प्रशांत धीरे धीरे चला गया और कनक अपने घर आ गई। कनक अपने घर आकर सोचने लगी, समय का कुछ कहा नहीं जा सकता। ये वही प्रशांत है जिसने अपने कुत्सित इरादों के कारण टांग खो बैठा। आज कितनी सामाजिक बातें कर रहा है। कनक ने अपनी सास को खाना खिलाया और अपने कमरे में आराम करने चली गई। उसकी नजर दीवार पर टंगे अपने स्वर्गवासी पति की फोटो पर थी। कनक उससे बातें करने लगी। आपकी इच्छा का ध्यान है मुझे। आपने कहा था कि पढ़ाई जारी रखना। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही नौकरी भी लग जाएगी। कनक अपने सभी विचारों को धीरे धीरे बता रही थी, मानो उसका पति उससे बातें कर रहा हो। निर्मला को कनक की बात सुनाई दी। उसे कनक का इस तरह अकेले अकेले बात करना उसे द्रवित कर गया। निर्मला अपनी पुत्रवधू की हालत से अनजान नहीं थी। निर्मला अपने स्वार्थ से ऊपर होकर सोचने लगी, अगर कनक घर बसा ले तो उसका ये पहाड़ सा जीवन कट जाएगा। मैं कितने दिन साथ दूंगी। उसने कनक के कमरे में प्रवेश किया तो कनक जल्दी से उठ बैठी और बोली, कुछ चाहिए था माँ जी? निर्मला, नहीं, ऐसे ही चली आई, बहुत कमजोर हो गई हो। कनक, हाँ, पढ़ाई के कारण। निर्मला, एक बात कहना चाहती हूँ, वादा करो मेरी बात मानोगी? कनक, आप एक बार कहिए तो आपकी हर बात मानी जाएगी। निर्मला, कनक अपना घर बसा ले बेटी। कनक, क्या क्या मतलब? निर्मला, तेरा पूरा जीवन पड़ा है, अकेले कैसे काटेगी? कनक, आपकी सेवा करते करते कट जाएगा। निर्मला, नहीं, मैं कुछ 1 वर्ष की मेहमान हूँ, समय खराब है। लोग अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाते हैं, इसलिए अपना घर बसा ले। कनक, और आपको इस उम्र में दुख उठाने के अकेला छोड़ दूं? निर्मला, मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहती हूँ, वहाँ ही किसी प्रभु के ध्यान में शेष जीवन बिता लूंगी। कनक, आप मुझसे तंग आ गई हो क्या? निर्मला, नहीं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोच रही हूँ। कनक, आप मेरे साथ ही रहे तो कुछ सोच सकती हूँ। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाओगी तो मैं भी साथ चलूंगी। निर्मला, ठीक है। दोनों सास बहू अपने अपने मन की बात एक दूसरे को सुना रही थी। कनक निर्मला को छोड़कर अपना घर बसाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। छुट्टियां बीती जा रही थी, 1 वर्ष की पढ़ाई शेष थी, कर्जा बढ़ता जा रहा था। निर्मला कनक को समझाती रहती थी। 1 महीना झट से निकल गया। कनक अपना शेष प्रशिक्षण पूरा करने जाने लगी तो निर्मला उसे अपना ध्यान रखने की बात कहकर आंखों में आंसू ले आई। कनक का मन भारी हो गया। कनक शहर जाकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। रौनक की मां ने उसे पढ़ाई छोड़ देने का दबाव बनाया, लेकिन उसके पिता के हस्तक्षेप से रौनक को अध्ययन जारी रखने की छूट मिल गई। अब रौनक और कनक बातें करने लगे। कनक को रौनक की कोई बात बुरी नहीं लगती। पहले वो चिढ़ जाती थी, रौनक भी कनक का पूरा ध्यान रखता था। एक दिन रौनक ने साथ साथ जीने की बात याद दिलाई तो कनक ने कहा, पहले ये ट्रेनिंग पूरी कर ले और एक ही शर्त पर राजी हो सकती हूँ। रौनक, कौन सी शर्त? कनक, मेरी सास मेरे साथ ही रहेगी। रौनक, ये तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे भी माँ मिल जाएगी। रौनक खुश हो गया। कभी कभी अपनी माँ की तरफ से चिंतित हो जाता था।
उसे पता था कि उसकी मां कनक को स्वीकार नहीं करेगी। द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में व्यवहारिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। शिक्षण अभ्यास के लिए विद्यालयों में अध्यापन कराया जाता है। रौनक कनक के साथ चला जाता। पढ़ाई, परीक्षा, अध्ययन, अध्यापन में शेष समय भी निकल गया। अंतिम परीक्षा भी हो गई। सभी सहपाठियों ने प्रिंसिपल मैडम की स्वीकृति लेकर रौनक और कनक का विवाह करवा दिया। मैडम ने उसका कन्यादान किया। कनक अपनी सास के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि धीरे धीरे सब बातें बता दूंगी। रौनक भी अपने माता पिता को उचित समय पर बताना चाहता था। जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होते तब तक वो साथ नहीं रहेंगे, इस बात पर दोनों राजी थे। रौनक भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ कनक की बेइज्जती करे, इसलिए पहले रोजगार, उसके बाद अपनी और कनक की शादी के बारे में बताना चाहता था। कनक को इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं था। वो भी अधिक से अधिक समय अपनी सास निर्मला की सेवा में गुजारना चाहती थी। रौनक ने कनक को एक मोबाइल दिला दिया जिससे वो दोनों बातें कर सके। बहुत अच्छा निर्णय लिया था दोनों ने। 3 महीने बाद उनका परीक्षा परिणाम आया। कनक ने क्लास में टॉप किया। रौनक भी उत्तीर्ण हो गया। अब इंतजार था अध्यापक भर्ती के विज्ञापन का। कनक अभी भी कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास कर रही थी। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। कनक ने 2-3 आवेदन भेजे। अच्छे मार्क्स होने के कारण उसका चयन अध्यापक पद पर हो गया, लेकिन रौनक की नियुक्ति नहीं हो सकी। अगले वर्ष की रिक्तियों का इंतजार करना पड़ेगा रौनक को। रौनक ने अपने माता पिता को सब कुछ बताने का मन बनाया, लेकिन कनक ने मना कर दिया। कनक, हम दोनों ही अपने अपने पैरों पर खड़े हों तब तक नहीं बताया जा सकता। रौनक, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो। कनक, बात नौकरी की नहीं, कमाने की है। स्कूल खोल लेना, 1 वर्ष और देख लो। रौनक ने 1 वर्ष इंतजार का फैसला नहीं लिया। उसने निजी विद्यालय खोल लिया। मान्यता, पंजीकरण आदि के बाद उसने अभिभावकों से संपर्क कर अपने विद्यालय में प्रवेश दिलवाने का आग्रह किया। 2 बच्चों से शुरू हुए इस विद्यालय में 1 वर्ष में 30 विद्यार्थी हो गए। अकेला अध्यापक रौनक मन लगाकर उन्हें पढ़ाता था। रौनक की मेहनत रंग लाई। उसके स्टूडेंट पढ़ने में होशियार हुए तो बच्चों के माता पिता खुश थे। 2 वर्ष में रौनक के विद्यालय में खूब बच्चे हो गए। रौनक को पब्लिक स्कूल में प्रवेश के लिए अब आग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ती। मौका देखकर रौनक ने अपने और कनक के विवाह की बात अपने पिता को बताई। पिता ने अपने फर्ज को समझते हुए अपनी पत्नी को समझाया। दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। कनक ने निर्मला को अपने साथ ही रखा। रौनक के पिता ने उसे अपनी बड़ी बहन मानकर अपने घर में इज्जत दी। निर्मला कनक को हमेशा आशीर्वाद देती रहती थी। फ्रेंड्स, जहरीली औरत कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।